हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर्थ मैथ एकेडमी, जहां आपको एमपी व्यापम द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए गणित का पूरा सिलेबस उपलब्ध है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिशत पर आधारित कुछ और नए प्रश्नों की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक पेन बनाने वाली कंपनी ने यह निश्चय किया है कि वह हर महीने 10% कम उत्पादन करेगी। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हों तो मार्च में कितने पेन बने? जनवरी में 3000 पेन बने, अब हर महीने 10% कम पेन बनाए जाएंगे। तो हम इसे थोड़ा आसानी से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ 100% पेन बन रहे हैं उसका, या इसे हम 100 यूनिट कह देते हैं। तो यहाँ 100 यूनिट पेन बन रहे हैं, उसका 10% कम बनेगा फरवरी में। तो 100 यूनिट का यदि आप 10% गिनेंगे तो आएगा 10। यहाँ 10 यूनिट कम बनेंगे, मतलब कितने यूनिट बनेंगे? 90 यूनिट बनेंगे। अब फरवरी में जितने बने हैं उससे 10% फिर से कम बनेंगे मार्च में। तो हमें 90 का 10% निकालना है। 90 का 10% आएगा 9। इसका मतलब यहाँ 9 यूनिट कम बनेंगे, तो बनेंगे कितने? 81 यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जनवरी में अगर 3000 पेन बन रहे हैं तो मार्च में कितने पेन बनेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो 100 यूनिट बन रहे हैं उसकी वास्तविक वैल्यू कितनी है? 3000। तो हम लिखेंगे 100 यूनिट का मान 3000 है और हम जानना चाहते हैं मार्च में कितने बन रहे हैं, मतलब 81 यूनिट का मान कितना है। तो हम 81 यूनिट का मान निकालना चाहते हैं, इसलिए इंटू 81 करेंगे। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 81 में 30 का गुणा करेंगे तो वो आएगा 2430। इसका मतलब मार्च महीने में 2430 पेन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपए हो तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टोटल आय है उसमें से 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो ये मान लेते हैं कि उसकी टोटल आय 100 यूनिट की है, तो उसमें से उसने 20% तो खर्च कर दिए बच्चे की शिक्षा पर। 20% कितना होगा? 100 का 20, तो 20 यूनिट खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 80 यूनिट। अब जो शेष बचे हैं, ठीक है, शेष का 30%, किसका है? शेष का 30%, मतलब जो 80 यूनिट बचे हैं उसका फिर वो 30% खर्च करता है भोजन पर। 30% कितना होगा? 80 का 30% निकालना है, तो 80 गुणित 30/100, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 24। तो भोजन पर कितना यूनिट खर्च कर रहा है? वो 24 यूनिट खर्च कर रहा है। अब 80 में से अगर आप 24 घटा लेंगे तो बचेगा 56 यूनिट। ठीक है, तो 56 बचा उसके पास। अब क्या बोल रहा है? अब जो शेष बचता है उसका 40% अन्य मदों पर, अन्य मदों पर मतलब बाकी चीजों पर वो खर्च करता है। किसका 40%? शेष बचा हुआ है उसका, मतलब 56 का। 56 का 40% वो खर्च करता है, तो आप 56 का 40% निकालिए। अच्छा, 40% खर्च कर देता है तो बच गया कितना? 60%। तो यहाँ पर आप 56 का 60% भी लिख सकते हैं। ठीक है, 56 का अगर आप 60% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 33.6%। ठीक, 33.6 यूनिट, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट में कि उसकी जो आय है वो यूनिट में, तो 33.6 यूनिट उसके पास शेष बचेगा। अब वास्तव में बच कितना रहा है? 840। इसका मतलब ये जो 33.6 यूनिट बच रहा है इसकी वास्तविक वैल्यू 840 रुपए है। अब अगर इस 33.6 यूनिट की वास्तविक वैल्यू 840 रुपए है तो उसकी मासिक आय जिसे हम 100 यूनिट मान रहे थे उसकी वैल्यू क्या होगी, यही हमें काउंट करना है। तो हम लिख सकते हैं कि 33.6 यूनिट का मान यदि 840 है तो 100 यूनिट का मान क्या होगा, इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2500। इसका मतलब उस व्यक्ति की मासिक आय 2500 रुपए होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ब्रजेश अपनी मासिक वेतन का 20% दवा पर खर्च करता है। शेष का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 2100 रुपए बचते हैं, तो ब्रजेश की मासिक आय क्या होगी? पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। हम पहले मान लेते हैं कि ब्रजेश की जो मासिक आय है वो 100 यूनिट की है। उस 100 यूनिट में से वो 20% खर्च कर देता है दवाइयों पर। 20% खर्च कर देता है। अब अगर आप 100 यूनिट का 20% निकालेंगे तो आएगा 20। इसका मतलब 20 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा कितना? 80 यूनिट बचा। अब ये जो 80 यूनिट बच रहा है, इससे शेष बचे हुए का, शेष का 25%, ठीक है, तो इस 80 यूनिट का 25% वो खर्च करता है बच्चों की शिक्षा पर। तो इस 80 यूनिट का अगर आप 25% निकालेंगे तो वो आएगा 20, ठीक है, 4 बार 25 से काटा तो, और 80/4 आएगा 20। मतलब बच्चों की शिक्षा पर वो 20 यूनिट का खर्चा कर रहा है। अब 80 यूनिट में से 20 यूनिट का खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 60 यूनिट। अब ये जो 60 यूनिट बच रही है, इस बचे हुए शेष का वो 30% अन्य मदों पर खर्चा करता है, मतलब बाकी चीजों पर। अब 60 का 30% फिर से निकालना पड़ेगा। 60 का वो 30% खर्चा कर रहा है, 60 का 30%, ठीक है, 30%, तो ये बेसिकली आएगा 18 यूनिट का। तो 18 यूनिट का खर्चा करता है अन्य मदों पर। तो 60 में से 18 का खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना? 42 यूनिट, ठीक है। अब ये जो शेष 42 यूनिट बच रहा है, ये उसकी बचत है, और वास्तव में बचत कितनी है उसकी? 2100 रुपए। तो इसका मतलब ये जो 42 यूनिट है, इसकी वैल्यू 2100 रुपए है, और हमसे मासिक आय पूछी है, मतलब 100 यूनिट का मान पूछा है। तो हम फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि यदि 42 यूनिट का मान 2100 रुपए है तो 100 यूनिट का मान क्या होगा? इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा आपके पास सॉल्व होने के बाद 5000 रुपए। इसका मतलब ब्रजेश की जो मासिक आय है वो 5000 रुपए की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक वृद्धि होती है। यदि वर्ष 1996 के अंत में इस गांव की जनसंख्या 4000 हो तो वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? क्वेश्चन कह रहा है कि 1996 के अंत में जनसंख्या कितनी है? 4000। अब वृद्धि कितनी हो रही है? 15% वार्षिक। तो पहले तो 15% बढ़कर जनसंख्या 1997 में कुछ होगी, और उसके बाद फिर 15% बढ़ेगी तो 1998 के अंत की जनसंख्या हमें पता चलेगी। तो यहां पर पहले तो इसे 15% बढ़ाएंगे, ठीक, और फिर यहां की जो भी जनसंख्या आएगी उसे फिर 15% बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर कोई जनसंख्या 100% है, जो कि यहाँ पर 4000 है, अगर इस 4000 को मैं 100% मानता हूँ, तो 100% को 15% बढ़ाएंगे तो वो बढ़कर 115% बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब 1997 में जो जनसंख्या होगी वो 4000 का 115% होगी, ठीक है। 15% बढ़ने के बाद 115% बनेगी। तो ये जनसंख्या होगी 1997 में। अब 1997 की जो भी जनसंख्या है उसे फिर से हमें 15% बढ़ाना है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है उसको फिर 15% बढ़ाएंगे तो वो यहाँ की जो जनसंख्या थी उसका फिर 115% हमें गिनना पड़ेगा। तो इसलिए 1998 के वर्ष के अंत में ये जनसंख्या बनेगी टोटल, ठीक है। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा 5290। इसका मतलब 1998 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या होगी 5290। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 185220 हो तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी? 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है। मतलब जैसे अगर
अभी की जनसंख्या है 185,220, तो एक वर्ष पहले ये होगी जनसंख्या, उससे फिर एक वर्ष पहले मतलब 2 वर्ष पहले टोटल ये, और 3 वर्ष पहले मतलब वो यहाँ की जनसंख्या पूछ रहा है। ठीक है, अब अगर इसे हम बेसिक तरीके से समझे तो यहाँ की जनसंख्या यदि 1 है तो उससे 5% बढ़ाएंगे तो यहाँ की जनसंख्या मिलेगी। ओके, अभी 5% अगर आप बढ़ाएंगे तो कोई अगर यहाँ की जनसंख्या को मैं 100 मानता हूँ, 100%, तो यहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 105%। 105% किसका? जो यहाँ पहले जनसंख्या थी उसका 105%, तो यहाँ पहले एक थी तो x का 105% ही होगी। ठीक, या फिर इसी क्वेश्चन को प्रतिशत में ना देखकर आसानी से अगर आप फ्रैक्शन में देखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं? 5% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/20। 1/20 का मतलब है कि 20 पर कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। अगर 20 पर 1 बढ़ रहा है तो 20 पर 1 बढ़कर बनेगा कितना? 21। तो पहले यदि 20 था तो अब कितना बन रहा है? 21 बन रहा है। इसका मतलब ये 21/20 गुना हो रहा है पहले वाली जनसंख्या का। अब इसका फिर से 5% यहाँ बढ़ाना है, तो फिर से वही करना है कि पहले जो जनसंख्या थी उसका फिर से 21/5 20 गुना करना है। 21/20 गुना करेंगे तो ये होगा। अब यहाँ जो जनसंख्या है उसका फिर से 5% बढ़ाना है, तो इसमें फिर से 21/20 का गुना करेंगे। तो बेसिकली होगा क्या कि 21/20 जो है वो 3 बार बढ़ेगा। इसका मतलब 21/20 का गुना 3 बार होगा, और 3 बार होने के बाद जो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या है वो है 18,5220। अब इसे हम क्रॉस गुना करके x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। मतलब ये 20/21 जो है, ये सॉरी 21/20 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो 20/21 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? x के लिए निकालने के लिए 185,220 में गुना करना है 20/21 का। 20/21, 20/21। इसे जब आप हल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 160,000। मतलब 1,60,000 जनसंख्या उस शहर की थी 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए और फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? अगर पहले टीवी के मूल्य को हम 100 यूनिट का मान लें, उससे अब अगर हम 40% बढ़ाएंगे, 100 का 40% कितना होगा? 40। तो हम 40 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 140 यूनिट। अब अगर इस बढ़े हुए मूल्य को फिर से 40% कम कर दिया जाए, 40% कम किसका करेंगे? 140 का। 140 का अगर आप 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 56। इसका मतलब आप कितना कम कर रहे हैं? 56 कम कर रहे हैं। अब अगर आपने 140 में से 56 घटा दिया तो बचेगा कितना? 84। इसका मतलब टीवी का मूल्य अब कितना बचा? 84। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि टीवी के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो पहले मूल्य था 100 यूनिट का और अभी मूल्य हो गया है 84 यूनिट का। तो आप देख सकते हैं 100 से कितनी कम हुआ? 16 की कमी हुई है। अब 100 से अगर 16 की कमी हुई है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 16% की कमी हुई है टीवी के मूल्य में। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की लंबाई को 50% घटाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 40% बढ़ाया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब अगर इसको बेसिक तरीके से हम करें क्वेश्चन को, तो देखिए क्या होगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यदि लंबाई को हम 100 यूनिट मान ले, चौड़ाई को 100 यूनिट मान ले, तो क्षेत्रफल कितना हुआ? क्षेत्रफल होगा पुराना वाला 100 गुणित 100, इसका मतलब 10,000। ठीक, अब हमने क्या किया? लंबाई को 50% घटा दिया। 100 का 50% होता है 50, तो हमने इसको 50 घटा दिया, तो बचा कितना? लंबाई 50। चौड़ाई को 40% घटाया,
तो 40% घटाया तो बचा कितना 60। तो अभी नया जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 50 गुणित 60 मतलब 3000। ठीक, तो 10,000 पहले था और घटकर अब हो गया 3000, तो घटा कितना 7000 घट गए। तो कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, यदि आप ये निकालना चाहते हैं तो आपको निकालना होगा कि जो 7000 है वो 10,000 का कितना प्रतिशत है। तो 7000 गुणित 100 बटे 10,000। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 70%। इसका मतलब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 70% की कमी हुई है। तो ये तो हो गया हमारा एक बेसिक तरीका जिसमें हमने इंडिविजुअली क्षेत्रफल को कैलकुलेट किया और फिर सॉल्व किया। अब आप एक बात याद रखिए कि जब भी किन्हीं दो संख्याओं का यदि गुणा हो और उन दोनों ही संख्याओं को यदि एक साथ कुछ प्रतिशत से बदला जाए, चाहे वो हम बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो उससे जो गुणनफल में कुल बदलाव होता है वो उतने ही प्रतिशत का होता है जब ये जो 2% का हम बदलाव कर रहे हैं इनको क्रमागत किया जाए। क्रमागत मतलब कि एक बार ये प्रतिशत बदल दिया जाए और उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यदि इतने प्रतिशत से बदल दिया जाए तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें उतने ही प्रतिशत का बदलाव होगा जितना कि अपने गुणनफल में होगा। तो एक बार इस क्रमागत बदलाव को करके देखते हैं। पहले मान लेते हैं कि टोटल 100 यूनिट का हमारा क्षेत्रफल है। अब पहले 50% हमने लंबाई को घटाया। लंबाई को 50% घटाने की वजह से हमारा कुल क्षेत्रफल 50 यूनिट घट गया, तो क्षेत्रफल बचा 50 यूनिट का। ठीक, अब उसके बाद हमने क्रमागत में अब घटाया 40%। 40% हमने चौड़ाई को घटाया, उसका क्षेत्रफल भी 40% घटेगा क्रमागत में। तो 50 का 40% यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 20। तो हमने बेसिकली घटाया कितना, हमने घटाया 20 यूनिट। हमने 20 यूनिट घटाया, 50 में से 20 यूनिट घटा लिया तो बचा कितना, 30 यूनिट बचा। तो अब आप इस तरीके से सोचिए कि 100 यूनिट का क्षेत्रफल पहले था और अब बचा 30 यूनिट का, तो इसका मतलब कमी कितने यूनिट की हुई, 70 यूनिट की कमी हुई। अब 100 पर यदि 70 यूनिट की कमी हो रही है तो हम इजीली कह सकते हैं कि कुल 70% जो है वो क्षेत्रफल में कमी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा है कि जब भी दो संख्याओं का गुणा होता है और उनके गुणनफल में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, यदि ये हम जानना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि दोनों ही संख्याओं में हुए बदलाव को आप क्रमागत तरीके से निकाल लीजिए। उससे जो कुल बदलाव होगा वही अपने गुणनफल का बदलाव होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।